यह 8th क्लास की एसएसटी की बुक हम और हमारा समाज है। इसमें से हम आपको चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश शासन का विकास, मतलब भारत में जो है ब्रिटिश शासन का विकास किस प्रकार हुआ था, अंग्रेज़ों ने अपने पैर किस प्रकार से पसारे थे, उन्होंने अपना विकास किस प्रकार से किया था, अपना फ़ायदा किस प्रकार पहुंचाया था, वो इसके बारे में पूरा पढ़ने को मिलेगा। एक शताब्दी से भी कम समय, 1 शताब्दी 100 वर्ष का समय होता है, जिसमें 1767 से लेकर के 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ संपूर्ण भारत के स्वामी बन गए। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशासन पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया, जो उन्होंने कंपनी की स्थापना करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को जीतने, नियंत्रण करने और प्रशासन करने के लिए उचित विधियां विकसित करने का प्रयास कर दिया था। उन्होंने अपने नियम कायदे कानून बना लिए थे। भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के प्रमुख उद्देश्य 3 जो है वो इस प्रकार से थे। पहला था व्यापार द्वारा कंपनी को लाभ में वृद्धि करना। उनको किसी भी तरह जो व्यापार कर रहे थे उसमें अत्यधिक कंपनी को लाभ पहुंचाना था। अगर कंपनी को लाभ पहुंचता तो उसमें अंग्रेज़ों को भी लाभ मिलता। दूसरा था भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करके कायम रखना। भारत पर जो है वो ब्रिटिश जो नियंत्रण था, उनकी सैन्य शक्ति थी, व्यवस्था थी, उसको मजबूती से कायम करना कि भारत में कोई विद्रोह ना हो सके और वह जो है आज़ाद होने के लिए कोई संघर्ष ना कर सके। इसके लिए मजबूती से उस पर कायम रखना। अपने उपनिवेशों को सभी प्रकार से लाभकारी बनाना। जो उनके उपनिवेश थे, जैसे भारत भी एक उनका उपनिवेश था, तो उनको उनसे जो है लाभ अर्जित करना कि अधिक से अधिक सस्ते मूल्य पर जो है वो रॉ मटेरियल लेना और जो है तैयार माल को मतलब लागत मूल्य से भी ज़्यादा जो है वो मूल्य पर बेचना, जिससे कि अत्यधिक लाभ कमाए जा सके। कंपनी के व्यापारी अधिकारी ही प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे। प्लासी 1757 ईस्वी और बक्सर 1764 ईस्वी के युद्ध के विजय से बंगाल और बिहार के संसाधनों पर ब्रिटिश लोगों का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया था, किंतु कंपनी के अधिकारियों के लालच ने कंपनी के वित्तीय दिवालियेपन तक पहुंचा दिया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई दोहरी सरकार की व्यवस्था ने किसानों के दमन किया, किसानों पर अत्याचार किया, जमींदारों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया और कृषि उत्पादन, उद्योग और व्यापार में अत्यधिक गिरावट आ गई। सन 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल ने बंगाल के लोगों को कष्टों में और भी वृद्धि कर दी। जो वहाँ बंगाल में 1770 में जो है एक अकाल आया था, उसने जो है मनुष्यता को जो है वो भीषण संकट में डाल दिया था। कंपनी को भारी घाटा हुआ, किंतु उनके अधिकारियों के लाभ और संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि उन्होंने करी। वे भ्रष्ट अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद भी ब्रिटेन में जाकर के विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, अतः उन्हें वहाँ नवाब कहा जाने लगा। जो यहाँ से ब्रिटिश अधिकारी जाते थे, वो वहाँ जाकर के भी जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते थे। उनके जो है रहन सहन में कोई भी कमी नहीं आती थी। राजनीति में कंपनी की सक्रियता बढ़ने के कारण युद्धों के लिए भारी धन की आवश्यकता होती थी, अत्यधिक सैनिकों की आवश्यकता होती थी। वह अत्यधिक धन जो है वो सैन्य शक्ति पर खर्च करते थे और अपने सैनिकों का विस्तार करते थे। कंपनी अत्यधिक कर्जों में डूबी थी। उन्होंने ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड ऋण देने का प्रार्थना की। इस पर ब्रिटिश संसद सख्ते में आ गई, क्योंकि एक ओर तो कंपनी अपनी वित्तीय कमजोरी से उबरने के लिए धन उधार मांग रही थी और दूसरी ओर उसके अधिकारी पर्याप्त संपत्ति अर्जित कर घर लौट रहे थे। ब्रिटिश संसद में प्रश्न उठाए गए कि एक व्यापारी कंपनी को क्षेत्रीय संप्रभुता और शक्तियां अर्जित करने का अधिकार है। संसद में कंपनी को ऋण देने से पूर्ण कंपनी के कामकाज अपने नियंत्रण अपने स्थापित। इसमें यह बताया गया है कि कंपनी जो है, कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत सा धन लेकर के अपने ब्रिटेन लौटते थे और ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते थे। और दूसरी ओर जो कंपनी के दूसरे अधिकारी थे, नए अधिकारी थे, वह ब्रिटिश संसद से उन्होंने 10 लाख पाउंड की मांग की, जिससे कि जो वहाँ का प्रशासन जो है वो सख्ते में आ गया और उन्होंने उसकी छानबीन स्टार्ट कर दी।
इसके पश्चात अनेक रेगुलेशन अधिनियम बनाए गए जिसके द्वारा कंपनी का ताज नियंत्रण में लाया गया। इस प्रक्रिया को रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में प्रारंभ हुआ वह 1858 में पूरी हुई। ब्रिटिश ताज की कंपनी के सभी शक्तिशालियों को अपने हाथ में ले लिया और सन 1873 में कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के ताज का बहुमूल्य रत्न बन गया। कहने का मतलब वहाँ के संसद ने जो है कंपनी के अस्तित्व को 1873 में समाप्त कर दिया और लेकिन जो है भारत क्या शासन की बागडोर जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथ में ले ली। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में क्या था, उसके क्या क्या प्रावधान थे, वो इस प्रकार से थे। बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत के गवर्नर का जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। दूसरा ये था गवर्नर जनरल की सहायता से 4 सदस्यों की समिति बनाई गई। तीसरा यह था निश्चित किया गया कि समिति के सभी निर्णय बहुसंख्यक मतों के द्वारा होंगे। टाई की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया ताकि वह जो है निर्धारित अधिकार के लिए मत दे सके, अपना वोट दे सके। देशों राज्यों के साथ युद्ध और शांति के मामलों में गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को नियंत्रण में रखने का अधिकार दिया गया। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी की स्थिति में इंग्लैंड के विशेष आदेश मिलने पर प्रेसिडेंसी स्वयं अपने विवेकानुसार यानी कि अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य कर सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। भारत पे वह जो है अपने आप निर्णय ले सकता है। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। सर एंजिला एम्पी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी और अन्य वादों को निपटाने का अधिकार दिया गया। वादों की सुनवाई ज्यूरी द्वारा की जाती थी। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो दीवानी, फौजदारी वगैरह के जो मुकदमे होते थे उसको निपटाने का अधिकार दिया गया और जो है उसकी सुनवाई जो है ज्यूरी के द्वारा की जाती थी। छठा है कंपनी के डायरेक्टरों को अपनी आय और व्यय का लेखा रखने के लिए ब्रिटिश ट्रेजरी के समक्ष प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया। अब इस नियम को तो बना दिया गया, इस एक्ट को बना दिया गया, इस अधिनियम को बना दिया गया, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दोष भी थे। उसके दोष क्या क्या थे? सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के ऊपर संसद का नियंत्रण और भारत में केंद्रीय प्रशासन की दिशा में पहला कदम था, किंतु इसके अनेक दोष थे जिसके कारण उपयुक्त प्रावधान बाधित हुए। क्या क्या बाधित हुए? पहला था गवर्नर जनरल को अपनी समिति के सदस्यों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, उसे केवल निर्णायक वोट देने का ही अधिकार था। ये एक तो सबसे बड़ी जटिल समस्या ये थी उनके पास। सर्वोच्च न्यायालय के तथा गवर्नर जनरल एवं उसकी समिति के संबंधों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। मुंबई और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों और गवर्नर जनरल के अधीन नहीं लाया गया। आपातकाल के बहाने स्वेच्छा से वे कार्य कर सकते थे। वे हमेशा जो है इमरजेंसी दिखा करके और उसके बहाने अपने फ़ायदे का वे कार्य कर सकते थे। उपयुक्त परिस्थितियों में आवश्यक था कि तथाकथित दोषों को हटाया जाए और नया अधिनियम बनाया जाए। अब इसके बाद क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 में आया। इसको जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट ने लागू किया, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया बिल पड़ा और उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। क्या क्या प्रावधान थे? इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की राजनीतिक क्रियाकलापों का पर्यवेक्षक मतलब उसका जो है जांच किया जाता था। निर्देश देने और नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसमें 3 डायरेक्टरों के लिए एक गुप्त समिति बनाने का प्रावधान किया गया जो राजनीतिक और सैन्य मामलों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्थान ग्रहण करेगी। तीसरा है कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्य का जो कंपनी का व्यवसाय है उसको अलग अलग कर दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के व्ययों के वहन कंपनी द्वारा किया जाना था। इस प्रकार से उन्होंने जो है कई नियम बनाए जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का नाम दिया गया। एक्ट का क्या महत्व था पिट्स इंडिया एक्ट का? ये एक मील का पत्थर साबित हुई।
इसने इंग्लैंड के दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया। एक्ट के प्रेसिडेंसियों ने गवर्नर के ऊपर गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए भारत का एकीकरण में सहायता करी। और ब्रिटिश संसद ने भारत की कंपनियों की संपत्ति को अपना सर्वोच्चता का दावा भी किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी तक लागू रहा। इसके बाद भारत के प्रशासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है वो चार्टर्ड एक्ट आया। अब ये चार्टर्ड एक्ट क्या था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने को भारत में व्यापार करने का अधिकार 1600 ईस्वी में रॉयल चार्टर द्वारा मिला। प्रत्येक 20 वर्ष के बाद इसका नवीकरण होता था, यानी कि इसका जो है रिन्यूअल होता था। 1786 ईस्वी के एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस को भारतीय सेनाओं के प्रथम सेनापति को बनाया गया। उसे अपनी जिम्मेदारी पर अपनी समितियों को निर्णय में बदलने का अधिकार दिया गया। सन 1783 ईस्वी में कंपनी का नया चार्टर बनाया गया। सन 1783 में एक्ट बहुत लंबा था। उसके पुराने कानूनों को भंग कर दिया गया और वर्तमान कानूनों की पुष्टि की गई, और किंतु इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब चार्टर्ड एक्ट जो 1883 में था वो क्या था? इंग्लैंड का एक प्रभावशाली वर्ग जो धनी किस्म के व्यापारी जो उसमें सम्मिलित थे, कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार के विरुद्ध था। इन लोगों ने व्यापार में कंपनी को एकाधिकार समाप्त करने की मांग की। जो उसमें मोनोपोली थी कंपनी की कि वो किसी भी सामान को अपने मनमर्जी के द्वारा अपने रेट के द्वारा खरीदते थे, तो उन व्यापारियों ने जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की। यदि भी वारेन हेस्टिंग्स, मैकमेल और मुनरो जैसे निष्ठावान लोगों ने कंपनी के एकाधिकार की वकालत की, वह चाहते थे कि ये ख़त्म ना हो, तथापि 1813 में एक्ट में परिवर्तन किए गए। अब एक्ट में जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए वो इस प्रकार से हैं। पहला है, कंपनी को भारत के साथ व्यापार में एकाधिकार से वंचित कर दिया गया, जबकि चीन के साथ उसके व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारत व्यापार को इंग्लैंड के सभी व्यापारियों के लिए मुक्त कर दिया गया। दूसरा था, कंपनी को अपने वाणिज्य और क्षेत्र का हिसाब किताब लेने के लिए अलग अलग रखने के लिए कहा गया कि अपने वाणिज्य का क्षेत्रीय हिसाब जो है अलग अलग रखें, और कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ उसका जो है पूरा डिटेल दें। कंपनी को भारतीय सेनाओं के लिए कानून बनाने, नियम बनाने और युद्ध सामग्री बनाने के लिए अधिकृत किया गया, उसको जो है परमिशन दिया गया। भारत में स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने और दोषियों को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया। मतलब स्थानीय सरकार को जो है कर लगाने, मतलब क्या कर लगाएंगे, कितना टैक्स लेंगे, वो सब जो है उनको अधिकार दे दिया गया। भारत को धार्मिक शिक्षा के लिए एक्ट का प्रावधान दे दिया गया। और इसी प्रकार से जो है भारत में यूरोपीय लोगों के धार्मिक कल्याण के लिए बिशप को नियुक्त करने की व्यवस्था भी बनाई गई। अब चार्टर्ड एक्ट जो 1833 ईस्वी का था उसमें क्या था? अब चार्टर्ड एक्ट जो 1833 ईस्वी में आया उसमें कंपनी के अधिकारों में पुनः कटौती करी गई। उसके में क्या क्या कटौती करी गई वो इस प्रकार से है। इस एक्ट ने भारत में इंग्लिश कंपनियों के प्रशासन केंद्रीकृत किया। बंगाल के गवर्नर जनरल ने समूचे भारत पर गवर्नर जनरल बनाया गया। मुंबई, मद्रास, बंगाल के प्रेसिडेंसियाँ तथा अन्य ब्रिटिश संपत्तियाँ गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग नियंत्रण में। इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को भारतीय मामलों में मंत्री बनाया गया। तीसरा था, इसमें चार्टर्ड एक्ट ने भारत के वैधानिक केंद्रीकरण भी किया। पूरे देश के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था भी लागू की गई। कानून बनाने का अधिकार केवल जनरल इन काउंसिल को था। और इस प्रकार से है गवर्नर जनरल के अधिशासी समिति में एक कानूनी सदस्य को वृद्धि की गई, और एक्ट ने भारत के कानूनों की संहिता बनाने का प्रदान किया। ठीक है। अब ये चार्टर्ड एक्ट जो है वो जैसे आपने पढ़ा, चार्टर्ड एक्ट का जो है 1833 ईस्वी में क्या था, 1853 में क्या था, इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान करते रह गए जिससे कि कंपनी को भी फ़ायदा हो और भारत को भी जो है ज़्यादा नुकसान और ना हो, और कंपनी का जो है हिसाब का लेखा जोखा किया जा सके। इस प्रकार से आपको जो है
ये चार्टर्ड एक्ट 1853 ईस्वी तक जो है यहाँ तक आपको रीड करना है, पढ़ना है और उसको समझना है।